मनमोहन सिंह के 1991 के सुधारों का जिक्र किए बिना अधूरी है उनकी जीवन की कहानी। आइए जरा मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। 2 चरणों में डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन किया गया। 1991 में जब उदारीकरण का जिक्र होता है तो क्या किया गया उसको हम डिटेल में बताते हैं। 25 रुपए प्रति डॉलर के मुकाबले 21 रुपए तक अवमूल्यन हुआ। इसके अलावा एक्सपोर्ट सब्सिडी हटाकर ट्रेड पॉलिसी का उदारीकरण किया गया। राज्य की ट्रेडिंग कंपनियों की मोनोपोली को खत्म किया गया, उनके वर्चस्व को खत्म किया गया। देश की औद्योगिक नीति में कई बदलाव किए गए। अधिकांश सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म किया गया, यानी किसी बिजनेस को लगाने के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो वो लाइसेंस की जरूरत को खत्म किया। 34 सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 51% तक एफडीआई की मंजूरी दी गई। एफडीआई यानी विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए एफआईपीबी का गठन किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड, एमआरपीटी एक्ट के तहत कंपनियों ने से असेट लिमिट हटाई गई। पूंजीगत मामलों से कंट्रोल खत्म किया गया। सेबी को कानूनी ताकत दी गई। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, हाल फिलहाल में सेबी का बड़ा नाम आपने सुना होगा। सेबी को ताकत देने वाले मनमोहन सिंह थे बतौर वित्त मंत्री पूंजीगत मामलों में। तो ये जो है ये बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक पिक्चर ये देखिए आप। ये पिक्चर उसी उदारीकरण की आइकॉनिक पिक है। आइकॉनिक पिक इसलिए क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और इन दोनों को 91 के उस उदारीकरण का सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव पहले ही हमारे बीच नहीं रहे और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी अब हम सब के बीच नहीं रहे हैं। पुष्पेश पंत जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। पुष्पेश जी, देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जब हम योगदान की बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जब हम बात करते हैं कि देखिए, अगर आप उस समय होश नहीं संभाल पाए थे, उस समय अगर आप उदारीकरण को नहीं समझते थे, तो आज आपको हम समझा रहे हैं, आज आपको हर कोई समझा रहा है। लेकिन राजेश जी, क्या आपको लगता है कि 91 का उदारीकरण का जो दौर था केवल देश की तरक्की के लिए ही नहीं बल्कि देश के उस ओपन माइंडसेट के लिए भी जाना जाएगा जहां हम ओपन हुए दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए? उस वक्त दुनिया बदल रही थी। कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह सकता था। मतलब उत्तर कोरिया वगैरह की बात अगर छोड़ दें तो बाकी जो मेन स्ट्रीम के देश हैं वो अलगाव में नहीं रह सकते थे। और उस वक्त भारत को ये फैसला करना था कि क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ है या अपना अलग से एक ग्रुप बना करके रहना चाहता था। यूएसएसआर का जो है वो सोवियत ब्लॉक के दिन गुजर चुके थे, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो चुका था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की भूमिका उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। याद करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो सुधार की प्रक्रिया है ये कहते तो हैं ज़रूर कि मनमोहन सिंह के ज़माने में शुरू हुई और इसमें कोई झूठ भी नहीं है, लेकिन दरअसल ये प्रक्रिया की शुरुआत तब हो गई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 1985 में और विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे। उस वक्त उन्होंने लाइसेंस राज को काट करके इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश की थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी। और बाद में जब भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई, सोना अपना गिरवी रखना पड़ा और भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज वो बिल्कुल उसकी कमी हो गई थी। उस वक्त फिनेंस मिनिस्टर बना के पीवी नरसिम्हा राव लाए डॉक्टर मनमोहन सिंह को और इसी मकसद से वो लाए कि वो भारत की दशा और दिशा बदल देंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब उन्होंने ये नीतियां लागू की तो एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास पैदा हो गया। लोगों को कर्ज दे करके बैंक लोन पीछे पीछे जा करके लोन देते थे कि कार खरीदिए, उसमें इंडस्ट्री में बूस्ट हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ों में एक बूस्ट आया। लेकिन उन्हीं पॉलिसीज की वजह से अमीर गरीब की खाई बहुत बढ़ भी गई। वो मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम करना चाहिए और कुछ लोगों को ज़मीन देनी चाहिए, फ्रीइंग अप लैंड फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स। ये उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड पे कहा। इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो छोटे गरीब किसान हैं उनको शहर में लाया जाए और ज़मीन फ्री हो और वो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को दी जाए। ये उनकी नीति थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो जब उनका असेसमेंट होगा तो ये दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना होगा कि भारत की इकोनॉमी को उन्होंने बूस्ट दिया, लेकिन उसके जो आफ्टरमाथ था, उसका जो असर हुआ, वो आज भी हिंदुस्तान का गरीब उसको झेल रहा है। पुष्पेश पंत राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेश जी, मनमोहन सिंह जी के जीवन को हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं।
मुझे लगता है आपकी भी कोई मुलाकात उनके साथ रही होगी। कैसे आंकते हैं उनके जीवन को, और अगर कोई ऐसा लम्हा जो यादगार रहा हो आपका उनके साथ मुलाकात का, कुछ कहा उन्होंने आपसे, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। ये देखिए, बहुत मुख्तसर सी मुलाकात थी। मुझे लगता है जी का एक टेलीविजन कार्यक्रम था चुनाव के आसपास, उसमें वो भी पैनल में थे, मैं भी पैनल में था। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है। और तब वो वित्त मंत्री भी नहीं थे, और उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर साहब, आपको अच्छा लग रहा है। के बाद उनके साथ मेरी कोई मुलाकात ऐसी सी भी नहीं रहा। अगर मैं पूरी तरह सहमत हूं जो बात कुछ भाई कह रहे हैं, जब मनमोहन सिंह का मूल्यांकन किया जाएगा तो हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि क्या जो योगदान आका जाता है वो उनका अपना योगदान कितना था अर्थशास्त्री के रूप में, या नौकरशाह में फैसलों पर अमल किया तो उनके आका उनको सुधारते थे।